Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 39। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। युग ने आन्या से पूछा, क्या कहा तुमने? आन्या रोते हुए बोली, हाँ, हम ही जिम्मेदार हैं माँ के मौत के लिए। युग ने पूछा, वो कैसे? आन्या ने कहा, वो वापस आ गया है। उसने उसने ये सब किया है हमारी वजह से। आन्या ये कहते हुए रोने लगी। युग को समझ में नहीं आ रहा था कि आन्या क्या बोल रही है। युग ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ। और कौन वापस आ गया है? तुम तो उनकी बेटी हो, तो तुम उनकी मौत का जिम्मेदार कैसे बन सकती हो? आन्या थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसके आंखों में डर था। वो अपने आंखों में आंसू के साथ अपने बचपन की बातों को याद करने लगी। युग ने पूछा, अब बताओगी कि क्या हुआ था? आन्या बोली, हम वैशाली माँ की बेटी नहीं है। युग कुछ सोचने लगा। वो मन ही मन बोला, गाँव वाले कह तो रहे थे कि वैशाली आंटी और अमन जी की एक ही बेटी है, मतलब ये बात सच है। आन्या रोते हुए बोली, हमारा गांव आरंगपुर है। हम अपने माँ और बाबूजी के साथ वहीं रहते थे। हमारे बाबूजी खेती-बाड़ी करते थे और उस गांव के जमींदार का नाम ठाकुर अमरेंद्र प्रताप था। युग ने पूछा, तो उसका एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? आन्या ने कहा, क्योंकि माँ ने उससे आदमी को जेल भिजवा दिया था। युग ने पूछा, जेल? आन्या ने कहा, हाँ। युग ने पूछा, ऐसा क्या हुआ था? आन्या शांत थी। वो एक टक आगे रोड को देखे जा रही थी। युग आगे बोला, तुम अगर नहीं भी बोलोगे तो हम जेल से पता कर सकते हैं, लेकिन तुम बताओगे तो हमें कुछ बातों के बारे में पता चले जिससे हम आगे क्या कर सकते हैं इसका निर्णय ले सकेंगे। आन्या ने सोचा और वो कहने लगी, वो बहुत खतरनाक है। युग को आन्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि इस वक्त आन्या कैसे फील कर रही थी। युग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हमें पूरी बात बतानी होगी ताकि हम या फिर राघव भैया तुम्हारी मदद कर सके। आन्या ने युग को देखा। उसका चेहरा डर के मारे फीका पड़ गया था। आन्या ने गहरी सांस ली और आगे बोली, ठाकुर अमरेंद्र प्रताप आरंगपुर गांव का जमींदार था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने पापा से उनका हक छीनकर उन्हें ही गांव से बाहर निकाल दिया था और आज तक उनके पिता का कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ लोग कहते थे कि ठाकुर अमरेंद्र प्रताप ने ही उसके पिता का हत्या कर दिया है। युग ने पूछा, मतलब वो पहले से ही एक मुजरिम था? आन्या ने अपना सिर हिला दिया। वो आगे कहने लगी, वो जितना बाहर से दिखता है उतना ही खतरनाक अंदर से था। उसे हर एक बुरी आदत थी। वो अगर किसी लड़की को अपना बनाना चाहता था तो हर हाल में उसे अपना बनाकर ही रहता था और अगर वो उसकी बात ना मानती तो उसे मार देता था। युग ने पूछा, उसकी और तुम्हारी माँ के बीच क्या दुश्मनी थी? ऐसे कौन सी वजह थी जो उसे जेल भेजना पड़ा? आन्या बोली, वजह हम थे। युग ने पूछा, तुम? आन्या ने अपना सिर हिलाया। तो युग ने पूछा, तुम्हारी वजह से वैशाली जी ने उसे जेल क्यों भेजा? आन्या बोली, हाँ, हमारी वजह से ही भेजा। जब हम 7 साल के थे, सिया और वैशाली माँ हमारे गांव आए थे। तब तक सिया के पापा की मौत हो गई थी और माँ हमारे ही गांव में एक स्कूल में जहां हम पढ़ते थे वहीं टीचर के तौर पर काम करने लगी थी। सिया के साथ हमारी दोस्ती वही हुई थी। कुछ ही समय में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस साल बारिश ना होने की वजह से खेती ठीक तरह से नहीं हो पाई। बाबा ने बहुत कोशिश की थी किसी तरह कर्ज चुकाने की, लेकिन नहीं कर पाए और वो हमारे स्कूल जाना भी बंद करवाना चाहते थे, लेकिन वैशाली माँ नहीं मानी।
उसी दौरान एक दिन ठाकुर अमरेंद्र प्रताप हमारे घर आए थे बाबा से बात करने। वो कहने लगे कि अगर बाबा का लिया हुआ कर्ज माफ़ करना है तो हमें उनसे शादी करनी होगी। ये सुनकर युग हैरान था, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए और वो पूछा, तो वो तुम्हारे पापा ने उसे हाँ कह दिया? ये सुनकर आन्या ने अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ, उन्होंने हमें पैसों के लिए बेच दिया है। युग ने पूछा, पर तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 7 साल की थी, मतलब बाल विवाह? आन्या ने कहा, हम सिर्फ 7 साल के थे और वो 20 साल का आदमी। हमें पढ़ना था, हमने बहुत मना किया इस शादी से, लेकिन सब लोगों ने हमें डराया, धमकाया। हमारी माँ ने भी हमारी बात नहीं सुनी। हमें पूरे 1 हफ्ते तक काल कोठरी में बंद कर दिया था और सीधे शादी के दिन हमें मंडप में हाथ पैर बांध कर बिठा दिया गया था। युग को ये सुनकर अपनी बचपन की याद आ गई थी। उसे वो डर का एहसास था। युग ने पूछा, तो उसे जेल कैसे हुई? आन्या आगे बोली, हम बहुत डर गए। तब वैशाली माँ, जो उस वक्त हमारी टीचर थी, उन्हें पता चल गया था हमारे साथ क्या हो रहा था और वो वहाँ पुलिस लेकर आ गई और उस ठाकुर और हमारे माँ और बाबा को जेल भेज दिया। युग ने पूछा, तो तुम तब से उनके साथ हो? आन्या ने कहा, नहीं, अगले दिन वैशाली माँ ने हमारे माँ और बाबा को जेल से बाहर ले आई ताकि हमारा भविष्य पर इस घटना का कोई असर ना पड़े। उसके 2 दिन बाद ही ठाकुर अपने पैसों का रौब दिखाकर जेल से बाहर आ गया। सारे गांव को इस बारे में पता चल गया था और उन लोगों ने हमें और हमारे परिवार को दूर ही रख दिया। जब ठाकुर जेल से बाहर आने के बाद हमारे घर आया तो आन्या ये कहते हुए बीच में ही रुक गई क्योंकि युग का फ़ोन बजने लगा था। युग ने पहले आन्या को देखा और फिर फ़ोन उठाया। वो फ़ोन करण का था। युग ने फ़ोन उठाते ही कहा, बोलो। करण ने कहा, हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं, आप कब तक आ रहे हो? युग ने कहा, बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतना कहकर युग ने फ़ोन काट दिया। आन्या अपने अतीत में खोई हुई थी तो युग ने उसे पूछा, जेल से बाहर आने के बाद उसने क्या किया? आन्या अब आगे बोलना नहीं चाहती थी। उसने कहा, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आपको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं। आप बस उस ठाकुर के बारे में पता करिए, शायद उसी ने ही माँ को। आन्या कहते हुए बीच में ही रुक गई। युग को लगा शायद कुछ बहुत बड़ा हुआ है आन्या के साथ, लेकिन उसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला, आगे का वो खुद पता कर सकता है। युग ने कार आगे बढ़ा दिया। आन्या अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। इन सब बातों से बाहर आने के लिए उसने सिया को कॉल कर दिया। सिया फ़ोन उठाते हुए पूछी, हाँ बोल, क्या हुआ? सिया का आवाज़ सुनने के बाद उसे कुछ राहत मिली। बहुत देर बाद भी आन्या कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए सिया पूछी, हेलो आन्या? आन्या बोली, हाँ सुनाई दे रहा है। सिया पूछी, बोल, कॉल क्यों किया? आन्या बोली, अरे सुबह तो फ़ोन ना करने के लिए भड़क रही थी, अब फ़ोन करने की वजह से चिढ़ रही है। सिया बोली, हम तुम पर नहीं, हमारे बॉस की वजह से चिढ़ रहे हैं। आन्या पूछी, जीजू की वजह से? आन्या सिया को चिढ़ाने लगी और बोली, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सिया बोली, ये पूछ क्या नहीं किया? आन्या बोली, अच्छा ठीक है, क्या नहीं किया जीजू ने? सिया चिढ़ते हुए बोली, एक हो तो बताते, उस रावण ने तो कसम खाई है हमें चैन से नहीं बैठने देंगे वो। आन्या बोली, पहले ये बता कि तूने उनके साथ क्या किया है? तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो तुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रहे हैं? सिया बोली, आन्या की बच्ची, तुम्हें तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम। सिया और आन्या की बातें सुनकर आरोही, जो सिया के साथ उसके कैबिन में थी, हंसने लगी। आन्या बोली, अरे और नहीं तो क्या, जब देखो तब झांसी की रानी बननी घूमती है उनके सामने। सिया बोली, हाँ हम ही झगड़ते हैं, वो तो बोले राम है ना। आन्या बोली, देखा यही तो है, जीजू इसी की वजह से छिड़ते हैं तुमसे, पता नहीं क्या क्या नाम देती रहती हो उन्हें। सिया मुंह बनाकर बोली,
हम कोई ऐसा वैसा नाम नहीं देते उन्हें। अब वो है ही खड़ूस, तो इसमें हम क्या कर दें? आन्या बोली, तुम नहीं सुधरोगी। सिया बोली, हमारे बाद में, पहले ये बता कहाँ हो तुम? आन्या बोली, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। सिया पूछी, एयरपोर्ट? लेकिन तुम ट्रेन में चंडीगढ़ जाने वाली थी ना? आन्या युग का नाम लेना चाहती थी, लेकिन अगर युग के बारे में बताया तो कल रात वाली बात बतानी होगी, और वो सिया को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो बोली, हम ट्रेन से जाने वाले थे पर जीजू ने मना कर दिया, तो हम क्या करते? सिया ने कुछ सोचा और आन्या से बोली, अच्छा ठीक है। आन्या बोली, अच्छा चल बाय। सिया बोली, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। इतना कहकर सिया ने फोन रखा और ऐसे ही बैठे कुछ सोचने लगी। आरोही पूछी, क्या हुआ? सिया बोली, पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे आन्या हमसे कुछ छिपा रही है। आरोही बोली, हमें ऐसे नहीं लगा, वो ठीक ही बात कर रही थी। सिया बोली, नहीं आरोही, आन्या जब उदास होती है तो हमें फ़ोन करके हमसे झगड़ा करती है ताकि उस बात से उसका ध्यान हट जाए। लगता है चंडीगढ़ जाना उसे पसंद नहीं है। आरोही पूछी, क्यों? सिया ने गहरी सांस ली और आरोही को वो सब बता दिया जो बचपन में आन्या के साथ हुआ था। सिया बोली, शायद उसकी यादें उसे सता रहे हैं। आरोही हैरान होकर बोली, मतलब आन्या के माँ और बाबा उसी गांव में है? सिया बोली, नहीं, वो तो उस घटना के बाद आन्या को छोड़कर उस गांव से निकल गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। आरोही बोली, हो गॉड, सच में ऐसे लोग भी हो सकते हैं? अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? सिया बोली, वहाँ के लोग कुछ ऐसे ही है आरोही, और जब आन्या को अकेले छोड़ा गया था तो गांव के कुछ आदमी और वो ठाकुर उसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए उसे लेकर चले गए, लेकिन माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने फिर से उस ठाकुर को जेल भेज दिया। इस बार सबूत पूरे होने की वजह से उसे बहुत लंबी सज़ा हुई है। आरोही बोली, मतलब वो अभी भी जेल में है, तो आन्या की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिया बोली, नहीं, वो तो जेल में है, लेकिन गांव वालों ने आन्या को नहीं अपनाया और पता नहीं उसे कैसे कैसे नाम से बुलाने लगे और बहुत गंदी नज़र से उसे देखने लगे। इस वजह से आन्या को बहुत तकलीफ होने लगी थी। इसीलिए माँ ने सोचा कि आन्या को उस गांव से लेकर जाना ही ठीक रहेगा, और हम सब उस गांव से निकल गए। उसके बाद भी आन्या को बहुत वक्त लगा ठीक होने में। आज भले ही वो बाहर से हिम्मत से काम लेकर सब कुछ संभाल लेती है, पर अंदर से वो कमज़ोर ही है। अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। आरोही बोली, चिंता मत करो, अभी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। सिया बोली, हम भी यही चाहते हैं कि कुछ ना हो। आरोही ने देखा सिया उदास हो गई। वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने के लिए उससे कहने लगी, अच्छा सिया, तुम और आन्या उस दिन इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। सिया बोली, हाँ, हम दोनों का सपना है। आरोही बोली, तो क्या उसकी सारी अरेंजमेंट्स हो गई? सिया बोली, हम दोनों ने मिलकर कुछ सेविंग्स किया है, माँ ने भी हमें कुछ पैसे दिए थे और बाकी का लोन। आरोही बोली, तुम राघव से बात क्यों नहीं करती? सिया बोली, नहीं आरोही, ये हमारा बिजनेस है और हम नहीं चाहते कि सर इसमें इन्वॉल्व हो। आरोही समझ रही थी सिया क्या कहना चाहती है। वो उससे कहने लगी, हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाहती हो, तो क्या हम तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं? सिया पूछी, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? आरोही बोली, हाँ। सिया पूछी, पर क्यों? आरोही ने गहरी सांस ली और कहा, पता है सिया, कुछ साल पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे हमें बिजनेस डिनर, बिजनेस लोग, इन सब से घबराहट होने लगी थी। लेकिन जब हम तुमसे और आन्या से उस दिन बात कर रहे थे तो लगा कि हम अपने आप को रोक रहे हैं। शेखावत इंडस्ट्रीज को पापा ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था, अब हम उनकी थोड़ी बहुत मदद करना चाहते हैं। सिया बोली, लेकिन इसका और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या लेना देना? आरोही बोली, हम तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, और हाँ,
ये शेखावत इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा। सिया बोली, ठीक है, हम एक बार आन्या से भी बात करना चाहते हैं। आरोही ने मुस्कुरा दिया और बोली, ठीक है। सिया अपने कैबिन से विवान के पास चली गई और आरोही वहां से सीधा अर्जुन के कैबिन में। अर्जुन कुछ काम कर रहा था। आरोही अंदर जाकर उससे बुलाने लगी, अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हाँ। आरोही बोली, क्या हम अंदर आ जाए? अर्जुन को आरोही का ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगा। वो बोला, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो, अंदर आ जाओ। आरोही ने अर्जुन को एक फाइल दिया और चेयर पर बैठ गई। आरोही बोली, ये कुछ इंटर्न्स के डिटेल्स है जो हमने सेक्रेटरियल टीम के लिए सेलेक्ट किया है, एक बार देख लेना। अर्जुन ने पहले फाइल को देखा और फिर आरोही को देखकर बोला, तुम अचानक से ये सब? आरोही बोली, क्यों, हम काम नहीं सीख सकते? अर्जुन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि तुम। आरोही उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली कि हम खुश हैं, हम जानते हैं, पर अर्जुन, हम कब तक बीती बातों के बारे में सोचकर दुखी होते रहेंगे? आप भी तो यही चाहते हैं ना कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, तो हम वही कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। यह सुनकर आरोही ने मुस्कुरा दिया। अगली सुबह युग, दक्ष और करण होटल के कमरे में बैठकर फाइल पढ़ रहे थे। उन फाइल में आन्या से संबंधित सारी बातें हैं। करण ने कहा, कोई एक 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दक्ष ने कहा, हाँ यार, ये तो सच में बहुत घिनौना है। करण गुस्से से बोला, अच्छा हुआ वो आदमी अभी भी जेल में है, बच गया, वरना हम उसे गोली मार देते। करण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी भी एक 7 साल की बेटी थी। दक्ष ने कहा, वो तो आदमी ही ऐसा है, लेकिन उसके माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जिस वक्त एक बच्ची को उनकी जरूरत थी, उन्होंने उसे अकेले छोड़कर भाग गए। पता नहीं वो अकेली किस तरह पूरी दुनिया का सामना किया होगा। करण ने कहा, इस फाइल में ये भी लिखा है कि गांव वालों ने उसे मारने की भी कोशिश की है। युग बस खामोशी से बैठा था। भले ही वो बाहर से खामोश था, लेकिन उसके दिमाग में आन्या के बातें घूम रही थी। ये सारी फाइल्स देखने के बाद तो वो समझ रहा था कि आन्या इतनी डरी हुई क्यों थी। वो कुछ और फाइल्स चेक करने लगा। दक्ष ने कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। करण ने पूछा, क्या? दक्ष ने कहा, अगर इस जगह ने उसे इतने गांव दिए तो वो फिर से यहाँ क्यों आई है? दक्ष का ये सवाल सुनकर युग भी सोचने लगा। करण ने कहा, हमने पता किया है, वो असल में यहाँ किसी इवेंट कंपनी से मिलने आई है। दक्ष ने पूछा, मिलने के लिए 3-4 दिन? करण ने कहा, हाँ, वो कंपनी के लोग कह रहे थे कि सिर्फ वो ही नहीं, कुछ और भी लोग आकर इवेंट मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीख रहे हैं। युग ने पूछा, उस ठाकुर के बारे में और क्या पता चला? करण ने कहा, बॉस वो जेल में ही है, पर आज भी उस गांव में अपना हुकूमत चलाता है। वो ज़्यादातर अपने कुछ खास आदमियों से मिलता है और उन्हीं की मदद से ये सब कर रहा है। युग ने पूछा, तो एक्सीडेंट? करण ने कहा, नहीं बॉस, जब वो सब हुआ उसके आदमी यहाँ के पुलिस थाने में थे। युग ने कहा, दक्ष, पुलिस से बात करके देखो, शायद कुछ पता चले। दक्ष ने कहा, ठीक है। युग ने कहा, करण, उस ड्राइवर के परिवार वालों से मिलो, देखो क्या पता चलता है। और युग आगे कुछ कहता, रूम की बेल बजने लगी। दक्ष ने जाकर डोर खोली तो मीनल वहां थी। दक्ष ने पूछा, तुम यहाँ? मीनल ने कहा, हाँ, ये आपका पर्स। दक्ष ने पहले अपने जेब चेक किए और फिर कहा, ये तुम्हारे पास कैसे? मीनल ने कहा, हाँ, वो। युग रूम के अंदर से पूछा, कौन है? दक्ष ने कहा, पहले अंदर आओ। वो युग से कहने लगा, वो ये हमारा पर्स लौटाने आई है। करण ने पूछा, आपकी दोस्त नहीं आई? मीनल ने कहा, नहीं, वो अपने गांव गई है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। करण ने पूछा, गांव अचानक? मीनल ने कहा, हाँ, वो हम सुबह मंदिर गए थे तो वहाँ आन्या से एक औरत मिलने आई थी। उसने कहा
वो आन्या के गांव से है। फिर पता नहीं उस औरत ने आन्या को साइड में ले जाकर कुछ बातें करने लगी और आन्या को अपने साथ लेकर चली गई। युग गुस्से और परेशानी से पूछा, वो लोग कब गए? मीनल ने कहा, अभी बस आधे घंटे पहले। युग टेबल के ड्रॉ से अपना गन निकालते हुए बोला, दक्ष उसका फोन ट्रेस करो। युग और करण जल्दी से बाहर चले गए। दक्ष ने अपना लैपटॉप खोलकर आन्या की फोन ट्रेस करने लगा। मीनल ने पूछा, ये क्या हो रहा है? दक्ष ने कहा, तुम्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मीनल पूछी, लेकिन क्यों? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और काम पर ध्यान देने लगा। तो क्या आन्या के साथ कुछ बुरा होने वाला था? क्या युग और आन्या की किस्मत उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही है? दोनों को ही अपनी जिंदगी में अपने सगे माँ बाप छोड़कर चले गए, तो क्या दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे? क्या होगा इन दोनों की किस्मत में? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हैं, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस कहानी को और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।